हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संघीय विधायिका अर्थात संसद। समझिएगा, संघीय विधायिका का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 29 से 1 to 3 में किया गया है ना। संघीय विधायिका का जो प्रावधान किया गया है वह 29 से 1 to 3 में किया गया है। समझिएगा, यह भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ है। जो संघीय विधायिका है वह आपको भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ है, जिसमें संसद को हम पढ़ेंगे। इसे भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ कहा जाता है। संसद को जानने से पहले संसद भवन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका निर्माण कौन किया था, इसका प्रारूप कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था, इसका आकार कैसा था, ये सब जान लेते हैं। उसके बाद संसद के बारे में हम विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो समझिएगा, संसद भवन है ना। पहले संसद भवन के बारे में जान लेते हैं। संसद भवन समझिएगा, ये हमारा संसद भवन है ना। ये हमारा संसद भवन है और याद रखिएगा, संसद भवन का जो निर्माण किया था वह आपको एडविन लुटियंस है ना, एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था है ना। हर्बर्ट बेकर ने किया था। जो संसद भवन का जो निर्माण किया था वह आपको एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था। कब से कब तक समझिएगा, 1922 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1927 में जाकर यह कंप्लीट हुआ था है ना। संसद भवन का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वह 1922 में प्रारंभ हुआ था और 1927 में जाकर यह कंप्लीट हुआ था। इसका निर्माणकर्ता कौन है? एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। समझिएगा, इसका प्रारूप, संसद भवन का जो प्रारूप लिया गया है वह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है ना। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है ना। 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है, याद रखिएगा है ना। जो संसद भवन का जो प्रारूप लिया गया है वह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है। याद रखिएगा, 64 योगिनी मंदिर का जो निर्माण कराया था वह चंदेल शासकों ने कराया था है ना। चंदेल शासकों ने कराया था। समझिएगा, 64 योगिनी मंदिर का जो निर्माण कराया था वह चंदेल शासकों ने कराया था। अगर हम इसके आकार की बात करें है ना, इसके आकार की बात करें तो यह आपको वृत्ताकार है ना। जो संसद भवन का जो आकार है वह आपको वृत्ताकार है। और संसद भवन के अगर हम स्वरूप की बात करें तो यह आपको द्विसदनीय है ना। संसद भवन के अगर हम स्वरूप की बात करें तो ये आपको द्विसदनीय है ना। संसद भवन का जो स्वरूप है वो आपको द्विसदनीय है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये द्विसदनीय आपको एक नंबर में लोकसभा और दूसरे नंबर में है आपको राज्यसभा है ना। समझिएगा, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं बता दिया। फिर समझिएगा, भारतीय शासन प्रणाली का जो दूसरा आधार स्तंभ है वह संघीय विधायिका अर्थात संसद है, जिसका प्रावधान यानी पूरे संघीय विधायिका का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 से 1 to 3 में किया गया है। इसमें सबसे पहले हम संसद भवन को समझे।
संसद भवन का जो निर्माण किया था वह एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने कब किया था? 1922 में निर्माण प्रारंभ हुआ था और 1927 में जाकर कंप्लीट हुआ था, है ना। इसका जो प्रारूप है वह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है और 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, है ना। इसका आकार जो है वह वृत्ताकार है ना। इसका आकार जो है वह आपको यानी संसद भवन का आकार वृत्ताकार है और इसका जो स्वरूप है वह द्विसदनीय है, यानी 1 नंबर लोकसभा और 2 नंबर राज्यसभा, है ना। तो हम केवल संसद भवन के बारे में समझ लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं संसद के गठन के बारे में, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप लोग। ओके, अब हम बात करते हैं संसद का गठन। समझिएगा, संसद का गठन, संसद का गठन समझिएगा। संसद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 81 में किया गया है ना। फिर समझिएगा, संसद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 81 में किया गया है ना। 81 में किया गया, सॉरी, संसद का गठन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 79 में किया गया है ना। संसद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 79 में किया गया है, समझिएगा, है ना। संसद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 79 में किया गया है ना। और संसद के निर्माण में 3 भाग लेते हैं, यानी संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें आपको पहला है लोकसभा, पहला है आपको संसद के 3 अंग हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, संसद के 3 अंग हैं, है ना। 3 अंग कौन कौन है ये देख लीजिए। 1 नंबर में आपको राष्ट्रपति, है ना, 1 नंबर में राष्ट्रपति, 2 नंबर में लोकसभा, 2 नंबर में लोकसभा और 3 नंबर में राज्यसभा, समझिएगा, है ना। संसद का गठन का जो प्रावधान किया गया वह 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, समझिएगा। ये जो राष्ट्रपति है यह संघीय कार्यपालिका का केवल संवैधानिक प्रमुख है ना। यह केवल आपको संवैधानिक प्रमुख है ना, संवैधानिक प्रमुख है। लोकसभा का जो गठन किया गया था वह आपको 17 अप्रैल 1952 को किया गया था, जबकि इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। लोकसभा का जो गठन हुआ था वह 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और लोकसभा की प्रथम जो बैठक हुई थी वह 13 मई 1952 को हुई थी, याद रखेंगे। इसी तरह राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो आपको 3 अप्रैल को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से हुआ था, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, याद रखिएगा। राज्यसभा का जो पूर्व नाम था वह काउंसिल ऑफ स्टेट था, ये ध्यान रखेंगे। आ जाए क्वेश्चन कि राज्यसभा का पूर्व नाम क्या था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट था। इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और इसकी जो बैठक हुई थी वह 13 मई 1952 को। फिर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, है ना, और इसके प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। यानी इस तरह भी कह सकते हैं कि संसद के निर्माण में 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक ना। संसद के निर्माण में ये 3 भाग लेते हैं, जिसका प्रावधान किया गया है आपको 79 में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, आपको राष्ट्रपति को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा का गठन। समझिएगा, लोकसभा का गठन,
लोकसभा का गठन। समझिएगा, लोकसभा के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 81 में किया गया है ना। लोकसभा के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो आपको अनुच्छेद 81 में किया गया है। और समझिएगा, लोकसभा को आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले इसे प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है, प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है, अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और चौथा, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। फिर समझिएगा, लोकसभा का गठन का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 81 में किया गया है, इसे प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थाई सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। इसके स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या लिखते चलेंगे आपको, है ना। अब हम बात करते हैं इसके 10 सदस्यों की संख्या। समझिएगा, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है ना, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वह आपको 552 होती है। समझिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वह 552, जिनमें 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर समझिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। समझिएगा, ये जो 2 मनोनीत है यह अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर की प्रतिनिधित्व की कमी है तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ना। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे इसमें बात करते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वह आपको 545 है ना। वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह 545 है। समझिएगा, इन 545 सदस्यों में 543 आपको राज्यों से है ना, 543 राज्यों से है, 13 आपको केंद्र शासित प्रदेशों से है ना, केंद्र शासित प्रदेशों से है और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर समझिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है तो 552 यानी 530 + 20 + 2, लेकिन वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545 यानी 530 + 13 + 2। अब समझिएगा, यहाँ पे लोकसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस आधार पे होता है। समझिएगा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण होता है उसका प्रावधान किया गया है आपको अनुच्छेद 82 के तहत, है ना। अनुच्छेद 82 के तहत प्रावधान किया गया। समझिएगा, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत के जनगणना के बाद
लोकसभा में के सदस्यों के संख्या का निर्धारण उस राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, है ना। अनुच्छेद 82 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में सदस्यों के निर्धारण के लिए राज्यों प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों में एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और उसी परिसीमन आयोग के सुझाव के आधार पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी। फिर इसको सिंपली तरीके से समझिएगा, लोकसभा में सदस्यों के संख्या का निर्धारण किया जाता है वह परिसीमन आयोग के आधार पर किया जाता है, जिसका प्रावधान किया गया है किस में, अनुच्छेद 82 में। परिसीमन आयोग का जो को गठन किया जाता है उसको यह अधिकार दिया जाता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जब भारत की जनगणना हो जाएगी तो जनगणना के बाद उस जनसंख्या के आधार पर, यानी राज्यों के जनसंख्या के आधार पर वहां से प्रतिनिधियों की संख्या को लोकसभा में बढ़ाया या घटाया जाएगा। यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद ये उत्पन्न ये हो गया कि अगर उत्तर भारत और हम दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या सबसे अधिक है और उत्तर भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर तेज नहीं है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक नहीं है। लेकिन परिसीमन आयोग के आधार पर यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 82 के तहत कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जाएगा, है ना, प्रति 10 वर्ष बाद। तब दक्षिण भारत के राज्यों ने यह विरोध करना शुरू किया कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाने या घटाने की अगर बात की जाती है तो स्वाभाविक है कि हम पीछे हो जाएंगे, हमारे यहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधि नहीं आ पाएंगे। इसी विवाद को लेकर यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद, ये आपको प्रावधान किया गया 84वें संविधान संशोधन, है ना, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण किया गया है वह 1971 के जनसंख्या के आधार पर किया गया है ना, जनसंख्या के आधार पर किया गया है और 2026 तक यह यथावत बनी रहेगी, है ना। 2026 तक यथावत आपको संख्या बनी रहेगी, यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या यथावत बनी रहेगी। यानी प्रावधान कर दिया गया 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह 1971 के आधार पर फिक्स रखा गया है और 2026 तक वैसे ही रहेगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन जो किया जाएगा वह 2026 के बाद ही किया जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा के सदस्यों के संख्या का निर्धारण किस जनसंख्या के आधार पर किया गया है तो 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया और कब तक यथावत रखा जाएगा तो 2026 तक यथावत रखा गया है, ठीक ना। ये प्रावधान किया गया है। तो इस समझ में आ गया आपको लोकसभा के सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग की नियुक्ति के आधार पर। अब हम बात करते हैं आपको लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है ना, यानी प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है ना। फिर समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। समझिएगा, पहले जो मताधिकार का जो उम्र था, पहले जो मताधिकार का उम्र था वह आपको 21 वर्ष था, है ना। लेकिन आगे चल कर के 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मताधिकार के एज को घटा करके
18 वर्ष कर दिया गया है। फिर समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था। पहले जो था वयस्क मताधिकार का जो आयु होती थी वह 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत वयस्क मताधिकार के आयु को घटा करके आपको 18 वर्ष कर दिया गया है ना। इसके आपको आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। फिर समझिएगा, है ना। अब इनके शपथ की अगर हम बात करें, है ना, सदस्यों का शपथ का, तो समझिएगा जो लोकसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्यों का, आपको यहाँ शपथ की हम बात कर लें, लोकसभा के सदस्यों का शपथ, तो समझिएगा लोकसभा के नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं, इनको शपथ आपको लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। ये जो लोकसभा अध्यक्ष कौन, जो पूर्व सरकार का लोकसभा अध्यक्ष वो दिलाता है। लेकिन अगर ये त्याग पत्र दे दिया है तब आपको प्रोटेम स्पीकर आपको नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है ना। प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे दिया है तब, क्योंकि ये अपना संसद है और लोकसभा अध्यक्ष को, मान लीजिए ये लोकसभा है और लोकसभा के सदस्यों, लोकसभा को भंग कर दिया गया और भंग करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपना त्याग पत्र दे दिया, तो ये लोकसभा अध्यक्ष पूरा खाली हो गया। जब लोकसभा का चुनाव होता है और नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं लोकसभा में आते हैं, तो उनको लोकसभा के सदस्य के लिए शपथ दिलाई जाती है। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है तब राष्ट्रपति द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है ना। राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और यही प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम केवल लोकसभा के सदस्यों के रूप में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, उसके बाद इनका काम समाप्त हो जाता है। महत्वपूर्ण टॉपिक ये है इसमें कि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का में आपको प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, है ना। दूसरा, वह कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष हो और वह किसी लाभ के पद पे आसीन न हो, लाभ के पद पर आसीन न हो। और चौथा है, समय समय पर संसद द्वारा नए सदस्यों के लिए बनाई गई योग्यता को धारण करते हों, यानी उनके मापदंड को पूरा करते हों। फिर समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में निर्धारित किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, और चौथा है संसद द्वारा समय समय पर बनाई गई योग्यता से संबंधित विधियों का वह पालन करता हो या उसके मापदंड को पूरा करता हो। ये इनकी योग्यता होनी चाहिए, है ना। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष हो, वह लाभ के पद पे आसीन न हो, और चौथा है कि लोकसभा या संसद द्वारा योग्यता के संदर्भ में बनाई गई विधियों का वह मापदंड को पूरा करता हो। ये आपकी योग्यता है। अब इनकी अयोग्यताओं की भी बात कर लेते हैं, है ना। लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता, समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता, समझिएगा, संसद के सदस्यों की योग्यता के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं कि संसद के जो सदस्य हैं वह किन किन मापदंडों के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है ना, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। तो उनमें जो पहला है आपको कि केंद्र
सरकार या राज्य सरकार द्वारा लाभकारी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर वह आसीन न हो, लाभकारी पद पर वह आसीन न हो। ये पहली अयोग्यता है ना। अगर लोकसभा का वह सदस्य है और लोकसभा के सदस्य होने के साथ साथ वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। दूसरा है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, है ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, है ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, है ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, है ना। तीसरा जो है वह ये है कि वह अमुक्त दिवालिया हो, है ना, वह अमुक्त दिवालिया हो, अमुक्त दिवालिया हो। और चौथा है कि वह आपको किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो, यानी भारत का नागरिक वो न हो, वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो, है ना, नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो, समझिएगा, ग्रहण कर लिया हो। फिर समझिएगा तब आगे बताएंगे। लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता, लोकसभा द्वारा समय समय पर लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पहला है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी लाभकारी पद पर, इनके द्वारा गठित किसी लाभकारी पद पे वासी न हो, नहीं तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यानी पागल ओगल हो, है ना, उनका मानसिक दिमाग सही ना हो, तब उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा है वह दिवालिया हो गए हों, तभी भी उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और चौथा है वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लिए हों, यानी भारत के नागरिकता को त्याग कर दिए हों, उस आधार पर भी उन्हें भारत के नागरिकता से, संसद के सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 5वें नंबर में है कि संसद द्वारा किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के लिए बनाए गए विधियों के विपरीत वह मापदंड को पूरा करते हों। जैसे समझिएगा, आपको इसमें जो प्रावधान है 5वें नंबर में कि किसी व्यक्ति को सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि संसद द्वारा बनाई गई विधियों के विपरीत वह कार्य किए हों, तभी भी उनको संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब समझिएगा, आपको 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, है ना, आपको संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, है ना, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा, है ना, अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब समझिएगा, लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता में है कि यदि 52वें संविधान संसद ने यह नियम बनाया कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा, है ना, दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन इसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग अधिकार दे दिया गया। लोकसभा को अधिकार दिया गया कि दल बदल करने वाले जो सदस्य हैं उनकी जांच के लिए जो जिम्मेदारी दे दी गई वह लोकसभा अध्यक्ष को दी गई, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया गया। यानी दल बदल करने वाले सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय का अधिकार दिया गया वो आपको लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया, है ना। और राज्यसभा में दल बदल करने वाले सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो निर्णय करने का अधिकार दिया गया वो आपको सभापति को दे दिया गया, है ना,
सभापति को है। फिर समझिएगा, दल बदल करने वाले सदस्यों के अयोग्यता के संबंध में निर्णय करने का अधिकार लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को है, जबकि राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को हो। फिर समझिएगा, दल बदल करने वाले सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय करने का अधिकार लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को है, जबकि राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को है ना। लेकिन और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दल बदल के आधार पर यानी संसद के किसी सदस्यों की अयोग्यता का जो अंतिम निर्णय करेगा, अयोग्यता के संदर्भ में जो अंतिम निर्णय करेगा वह राष्ट्रपति करेगा, है ना, राष्ट्रपति करेगा। समझिएगा, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में संसद के सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में जो अंतिम निर्णय करेगा, संदर्भ में अंतिम जो निर्णय करेगा वह आपको राष्ट्रपति करेगा, है ना। अंतिम जो निर्णय करेगा वह राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 103 के तहत, है ना, अनुच्छेद 103 के तहत आपको करेगा। फिर समझिएगा, लोकसभा के सदस्यों के यानी संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में अंतिम जो निर्णय करेगा वो आपको राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 103 के तहत आपको करेगा, है ना, अनुच्छेद 103 के तहत करेगा। फिर समझिएगा, आपको लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 101 एवं अनुच्छेद 102 में किया गया है। फिर समझिएगा, लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है, लोकसभा के सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 101 एवं अनुच्छेद 102 में किया गया है। लेकिन अंतिम रूप से जो निर्णय लेगा वह राष्ट्रपति लेगा। ये आपको प्रावधान लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में किया गया है। अब हम बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। समझिएगा, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपको लोकसभा की प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष है ना। लोकसभा के प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, है ना। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह लोकसभा के प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है ना। लोकसभा को भंग कर सकता है 5 वर्ष के पूर्व भी, है ना। 5 वर्ष के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर समझिएगा, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन बीच में भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। इसमें दूसरा कंडीशन है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के घोषणा के बाद आपको बढ़ाया जाता है ना। जो लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल है, अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर समझिएगा, यदि 5 वर्ष पूरा हो गया हो और आपातकाल की घोषणा हुई हो तब संसद द्वारा विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 वर्ष किया जा सकता है। एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे लगता है कि नहीं, आपातकाल अभी जारी रहेगा तो पुनः 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। तो आपातकाल के समय में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये पहली बार जो कंडीशन आया था ये आपको दूसरे आपातकाल के समय, है ना। दूसरा आपातकाल कब लागू हुआ था? 1965 में,
जब आपको पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, इस समय जो लोकसभा थी वह 5वीं लोकसभा थी, है ना, 5वीं लोकसभा थी। और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, है ना, 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 साल के लिए, है ना, 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 साल के लिए। फिर समझिएगा, दूसरे आपातकाल के समय जो दूसरा आपातकाल लागू हुआ था 1965 में, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ये आपको लोकसभा के कार्यकालों में, लेकिन समझिएगा, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 6 वर्ष का था, है ना। लोकसभा का जो कार्यकाल था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 6 वर्ष का किया गया, लेकिन उसके बाद आगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, है ना। पुनः आपको लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो आ जाए क्वेश्चन कि 6 वर्ष कब, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि पुनः इसे 5 वर्ष कब किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन आपको 1978 के तहत किया गया, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, आपको लोकसभा का अधिवेशन और गणपूर्ति, है ना, लोकसभा का अधिवेशन एवं गणपूर्ति समझिएगा। लोकसभा का अधिवेशन एवं गणपूर्ति, लोकसभा का अधिवेशन एवं गणपूर्ति समझिएगा। गणपूर्ति, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है ना। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है, समझिएगा। इसमें लोकसभा के प्रथम सत्र की, इसमें लोकसभा के प्रथम सत्र के अंतिम बैठक, प्रथम सत्र की अंतिम बैठक तथा दूसरे सत्र की, यानी दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में, दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए, है ना, कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन इस अधिवेशन में के प्रथम सत्र के अंतिम बैठक तथा दूसरे सत्र के प्रथम बैठक के बीच में कम से कम आपको 6 माह का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच में कितने महीने का अंतर होता है, तो 6 महीने का। फिर समझिएगा, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच में कितने महीने का अंतर होता है, तो 6 महीने का अंतर होता है। लोकसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। अब समझिएगा, गणपूर्ति, इन दोनों सत्रों की बैठक जो होती है, 2 लोकसभा का जो बैठक बुलाया जाता है, यह बैठक की गणपूर्ति होती है कि जब सदनों के कुल सदस्यों का 1/2 यानी 1/10 भाग अगर उपस्थित होंगे, है ना, संसद के कुल सदस्यों के 1/10 भाग जब उपस्थित होंगे, तभी जो गणपूर्ति कहा जाता है, और इसी गणपूर्ति के आधार पर बैठक की जाती है। अगर 1/10 भाग उपस्थित नहीं होते हैं, तब आपको गणपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक ना। तो ये आपको लोकसभा का अधिवेशन एवं गणपूर्ति है। अधिवेशन फिर समझिएगा, राष्ट्रपति कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के प्रथम सत्र की अंतिम बैठक तथा दूसरे सत्र के प्रथम बैठक के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, तो संसद के टोटल सदस्यों का 1/10 भाग जब उपस्थित होते हैं, यही आपको गणपूर्ति होता है ना। तो ये आपको लोकसभा का अधिवेशन और गणपूर्ति है। अब हम बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। समझिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष समझिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो प्रावधान किया गया है,
वह आपको अनुच्छेद 93 में किया गया है ना, आपको अनुच्छेद 93 में किया गया है। समझिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। समझिएगा, निर्वाचित नहीं किया जाता है। निर्वाचित का मतलब होता है मतों के द्वारा, लेकिन नहीं, लोकसभा के सदस्यों में से ही, है ना, लोकसभा के सदस्यों में से ही आपको लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुना जाता है ना, आपको चुना जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। और याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो अपना शपथ लेते हैं वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही लेते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे जो शपथ लेते हैं वह लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष, ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है ना, उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। फिर समझिएगा, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। मान लीजिए कभी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों, है ना, दोनों के पद रिक्त हों, तब लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है ना, लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है। अब समझिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो आपको 1,25,000 होता है ना। लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो आपको 1,25,000 होता है। इसको पद से हटाया जाता है। समझिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उन्हें 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है ना। 14 दिन पूर्व सूचित करने के बाद लोकसभा में उपस्थित सदस्यों को एक संकल्प प्रस्ताव के तहत इन्हें हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने से पहले उन्हें 14 दिन पूर्व सूचित किया जाता है और सूचित करने के बाद लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित करके इन्हें हटाया जाता है। लोकसभा में सबसे पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे आपको जीबी मावलंकर। समझिएगा, सबसे पहले इन्हीं के विरुद्ध एक संकल्प पारित किया गया था इनको पद से हटाने के लिए। कब? 18 दिसंबर 1954 को, है ना। 18 दिसंबर 1954 को सबसे पहले जीबी मावलंकर यानी लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं के विरुद्ध संकल्प पारित किया गया था इनको पद से हटाने के लिए, लेकिन यह संकल्प पारित नहीं हो पाया था। अगर आ जाए क्वेश्चन कि सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध संकल्प पारित किया गया था उनको पद से हटाने के लिए, तो आपको जीबी मावलंकर। समझिएगा, लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष थे, यहीं पे थोड़ा लोकसभा अध्यक्षों के बारे में बता दें। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको जीबी मावलंकर थे, है ना। और प्रथम उपाध्यक्ष थे आपको, प्रथम उपाध्यक्ष थे वो आपको, प्रथम उपाध्यक्ष आपको अनंत शयनम अयंगर थे। अनंत शयनम अयंगर थे। याद रखिएगा, प्रथम दलित अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष थे वह जीएमसी बालयोगी थे, है ना। जीएमसी बालयोगी थे। और प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वह मीरा कुमार थी। और दूसरी महिला अध्यक्ष थी वो आपको, दूसरी महिला अध्यक्ष आपको सुमित्रा महाजन है ना, दूसरी महिला अध्यक्ष। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह वर्तमान अध्यक्ष आपको ओम बिरला हैं। ओम
बिरला, समझिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलंकर, प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयन अयंगर, प्रथम दलित अध्यक्ष DMC बालयोगी, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरा महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है ना। तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में था। अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ, समझिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, समझिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ, लोकसभा एक नंबर में लोकसभा अध्यक्ष के जो शक्तियाँ होती ये है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के कार्यवाहियों का संचालन करता है ना। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह आपको संसद के कार्यों का संचालन करता है ना। लोकसभा के संसद के कार्यों का लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है, लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है। दूसरा है कोई विधेयक वास्तव में धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा प्रावधान ये है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तब अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है, समझिएगा। फिर यदि किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये ध्यान रखेंगे। और चौथा जो है वह ये है कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो पत्र व्यवहार करता है वह आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो विचार विनिमय का जो माध्यम बनता है वह लोकसभा अध्यक्ष है ना। संसद एवं राष्ट्रपति के बीच विचार का जो विनिमय बनता है वह आपको लोकसभा अध्यक्ष होता है ना। लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो फिर समझिएगा, लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका अंतिम निर्णय करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संसद और राष्ट्रपति के बीच में यह पत्रों का आदान प्रदान करता है, यानी विचारों का विनिमय करता है। तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियाँ थी, है ना। तो ये था आपको संसद में केवल लोकसभा का गठन और उनकी पूरी प्रक्रियाएं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट में हम राज्यसभा के गठन और उनकी शक्तियों को लेकर आएंगे। तब तक इसको आप पढ़िए और इससे संबंधित क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। क्वेश्चन इसे बनाने का प्रयास कीजिए। वन लाइनर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आराम से इसका आंसर आपको याद हो जाएंगे और साथ ही प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।